नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं रैपिड न्यूज पर। डीआरडीओ ने गौरव नाम के एक ग्लाइडेड बम का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया। यह बम 30 से 150 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट कर सकता है, यानी विमान दुश्मन की हवाई सुरक्षा से दूर रहकर हमला कर सकता है। यह बम करीब 1000 किलो वजनी है। इसकी लंबाई 4 मीटर और इसमें लगे ग्लाइड्स यानी पंखों का फैलाव 3.4 मीटर है। साथ ही इसमें सैटेलाइट बेस्ड गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है, जिससे यह बहुत सटीक निशाना लगाता है। इसे डीआरडीओ ने कई संस्थानों के साथ मिलकर बनाया है, जैसे अडानी डिफेंस, भारत फोर्सेज और कई छोटे उद्योगों ने भी इसके निर्माण में सहयोग दिया है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है। असम के गरबंगा रिजर्व फॉरेस्ट में वैज्ञानिकों ने एक नई मेढक की प्रजाति खोजी है, जिसका नाम लैक्टोब्रैक्रियम आरियाटियम रखा गया है। यह नाम गुवाहाटी के आर्य विद्यापीठ कॉलेज के नाम पर रखा गया है। 21 साल की रिसर्च के बाद डीएनए और बनावट की जांच से साबित हुआ है कि यह नई प्रजाति है। इसकी आंखें नारंगी काली हैं और गले पर खास डिजाइन है। यह मेढक लैक्टोब्रैक्रियम समूह का हिस्सा है, जिसमें सिर चौड़े और आंखें रंगीन होती हैं। यह खोज गरबंगा जंगल की जैव विविधता पर रोशनी डालती है, जो हाथी, तितलियों और दुर्लभ पक्षियों का घर है। तमिलनाडु और केरल में आज पारंपरिक नववर्ष मनाया जा रहा है। यह नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर साल 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। यह समय हिंदी पंचांग के वैशाख महीने की शुरुआत के आसपास होता है, जबकि तमिल कैलेंडर में यह चितिरई महीने का पहला दिन होता है। तमिलनाडु में इस दिन को पुतांडु कहा जाता है और लोग इसे नए साल की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। वहीं केरल में इस दिन को विशु के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार फसल, समृद्धि और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुबह सुबह आंखें खुलते ही विशुकनी दर्शन करने की परंपरा होती है, जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ सोने, अनाज, फल और दीपक को सजाया जाता है। भारत में पहली बार एक ऑटोमेटेड चमगादड़ निगरानी सिस्टम बनाया गया है, जिसे बैट इकोमॉन नाम दिया गया है, जो रियल टाइम में चमगादड़ों की आवाज सुनकर उसकी पहचान करता है। इसे बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी IIHS ने विकसित किया है। यह डिवाइस सूर्यास्त के बाद सक्रिय होती है और रास्पबेरी पाई माइक्रोप्रोसेसर्स की मदद से चमगादड़ों की आवाज को पहचानती है। इसमें AI बेस्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, जो तस्वीरों या आवाजों में छिपे पैटर्न को पहचानने में मदद करती है। इसका आकार छोटा है और यह सोलर बैटरी से चलता है, जो 8 दिन तक काम कर सकता है। यह विदेशी उपकरणों की तुलना में बहुत सस्ता है और शहरी जंगलों और गांवों के किनारे के क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है। यह चमगादड़ों की सुरक्षा, उसकी गतिविधियों के समझने और शोध को तेज करने में बड़ी भूमिका निभाता है। भारत ने विकसित 19 सीटर विमान सरस मार्क 2 का परीक्षण साल 2027 में होने की संभावना है। इसे CSIR ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजाइन किया है। यह विमान छोटे शहरों और सीमित हवाई अड्डे वाले क्षेत्रों के लिए बनाया गया है, जिससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। यह पुराने 14 सीटर सरस विमान का एक उन्नत संस्करण है, जिसमें बेहतर डिजाइन और इंजन लगाया गया है। इसका उपयोग यात्री सेवा, एयर एम्बुलेंस और रिमोट एरियाज के लिए किया जा सकता है। यह विमान भारत की उड़ान योजना, आत्मनिर्भरता और नागरिक रक्षा सहयोग को मजबूती देता है। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू को इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन IWLF की एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया है और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट सतीश कुमार को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इन दोनों का कार्यकाल 4 साल का होगा। मीराबाई भारत की सबसे सफल वेटलिफ्टर हैं। 2017 में उन्होंने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 22 साल बाद भारत के लिए गोल्ड जीता था। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं सतीश ने 2014 और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते। दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की ये नियुक्ति भारतीय वेटलिफ्टिंग को नई दिशा देने का काम करेगी और युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन यानी IDF ने हाल ही में टाइप 5 डायबिटीज को एक अलग बीमारी के रूप में मान्यता दी है। यह बीमारी मुख्य रूप से कुपोषित किशोरों और युवाओं को प्रभावित करती है, खासकर एशिया और अफ्रीका में। दुनिया भर में इसके 20 से 25 मिलियन मरीज हो सकते हैं। यह टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से अलग है, क्योंकि टाइप 5 डायबिटीज में इंसुलिन का रिसाव बहुत कम होता है, जबकि टाइप 1 में इंसुलिन नहीं बनता और टाइप 2 में शरीर इंसुलिन को पहचान नहीं पाता। इस बीमारी का पहली बार 1955 में जिक्र हुआ था। इसके अलावा टाइप 1 के लिए दी जाने वाली इंसुलिन टाइप 5 के लिए नुकसानदेह हो सकती है। IDF ने इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया है, जो 2 साल में इलाज और जांच के लिए गाइडलाइन
तैयार करेगा और एक ग्लोबल रजिस्ट्री बनाएगा। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अंबेडकर डे घोषित किया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई। लगभग 8.5 मिलियन की आबादी वाला यह शहर अब हर साल इस दिन को बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में मनाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। वे भारत के पहले कानून मंत्री थे जो दलितों के अधिकारों के लिए लड़े। उन्होंने न्यूयॉर्क में स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1927 में PhD और 1952 में ऑनररी डिग्री हासिल की। गूगल डीप माइंड ने जॉर्जिया टेक और वाइल्ड डॉल्फिन प्रोजेक्ट WDP के साथ मिलकर एक नया AI मॉडल बनाया है जिसे डॉल्फिन जेम्मा नाम दिया गया है। यह मॉडल डॉल्फिन की आवाजों को समझ सकता है और दोहरा सकता है। यह AI वाइल्ड डॉल्फिन प्रोजेक्ट के लिए डॉल्फिन साउंड डेटा पर ट्रेन किया गया है और यह इंसानी भाषा मॉडल की तरह आवाज का अनुमान लगाता है। डॉल्फिन जेम्मा स्मार्टफोन पर भी चल सकता है। हालांकि पहले से एक चैट सिस्टम के जरिए डॉल्फिन की सिंथेटिक आवाजों से वस्तुओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है जिससे एक तरह की डॉल्फिन भाषा बन सके। इसे इंसानों और जानवरों के बीच संवाद की दिशा में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। एक लेटेस्ट रिसर्च में पाया गया है कि कुछ लाइकेन्स मंगल ग्रह जैसे कठिन माहौल में भी जिंदा रह सकते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने 2 लाइकेन प्रजातियों डिप्लोसिस्टिस मस्कुरम और सेट्रेरिया अकुलेआटा को मंगल जैसे स्थितियों वाले एक सिमुलेशन चैम्बर में रखा था। नतीजों से पता चला कि ये लाइकेंस अंधेरे और हाई एक्सरे रेडिएशन में भी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहे। आपको बता दें कि लाइकेंस सिम्बायोटिक जीव होते हैं जो फंजाई और एल्गी या साइनोबैक्टीरिया से मिलकर बने होते हैं। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। 16 अप्रैल का दिन भारतीय रेल के इतिहास में एक अहम स्थान रखता है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन ने बंबई यानी वर्तमान मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक का सफर तय किया था। इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफर किया था। वर्तमान में भारतीय रेलवे के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। बीते 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया गया। हिमाचल प्रदेश का गठन स्वतंत्रता के बाद तकरीबन 30 रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया। भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चीन से साझा करता है। भौगोलिक तौर पर हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है। तेलंगाना सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए हीटवेव और सन स्ट्रोक को अब राज्य विशिष्ट आपदा यानी स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित कर दिया है। इसके तहत सरकार ने कहा है कि अगर हीट वेव या सन स्ट्रोक के चलते किसी की मौत होती है तो परिवार को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। ये राशि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड SDRF से दी जाएगी। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 6 की शुरुआत हो गई है। इस एक्सरसाइज का आयोजन औंध स्टेशन पुणे में 16 से 28 अप्रैल 2025 तक किया जाना है। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला एक सालाना प्रशिक्षण अभ्यास है। ये भारत और उज्बेकिस्तान में ऑल्टरनेट बेसिस पर आयोजित किया जाता है। पिछला एडिशन 2024 में उज्बेकिस्तान के तरमेज में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया जाएगा। इन खेलों का आयोजन 4 से 15 मई 2025 के दौरान पटना, गया, नालंदा, भागलपुर और बेगूसराय में होगा। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है। क्या आपने ट्रेन के सफर के दौरान कैश क्रंच का सामना किया है? अब नहीं करना होगा, क्योंकि भारतीय रेलवे ने मनमाड से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT तक चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में एक ATM मशीन लगाई है। भारत में पहली बार किसी ट्रेन में ATM मशीन लगाई गई है। ये प्रयोग पायलट बेसिस पर किया गया है। अगर प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य ट्रेन में भी शुरू किया जाएगा।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई ने आज अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई है, जिसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी शुरुआत 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में की गई थी। इसे कपास के एक व्यापारी प्रेमचंद रायचंद ने शुरू किया था। पहले यह मुंबई टाउन हॉल के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे चलता था। फिर 1874 में इसे मुंबई की दलाल स्ट्रीट में शिफ्ट कर दिया गया। सन 1956 में सेबी एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त पहला एक्सचेंज बना। 1995 में इसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की। फिर 2012 में यह यूएन के सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज इनिशिएटिव से जुड़ा। 2016 में बीएसई ने इंडिया INX लॉन्च किया। फिलहाल बीएसई के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स में 30 प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। मई 2024 में बीएसई का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। बेंगलुरु की कंपनी QPIAI यानी QPAI ने भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है, जिसका नाम QPIAI इंडस है। इसमें क्वांटम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और AI आधारित हाइब्रिड कंप्यूटिंग को एक साथ जोड़ा गया है। यह मेडिसिन रिसर्च, लाइफ साइंसेज, लॉजिस्टिक्स, क्लाइमेट और मटेरियल साइंसेज जैसे क्षेत्रों में सॉल्यूशंस देने में मदद करेगा। यह इनोवेशन 2023 में शुरू किए गए नेशनल क्वांटम मिशन का एक हिस्सा है। इसका संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग करता है। इसमें 4 थीमेटिक हब बनाए जा रहे हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग और मटेरियल पर फोकस करेंगे। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA के साथ हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत पर वैश्विक संगठन का स्थायी मेजबान देश बन गया है। यह संगठन 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों यानी टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के काम करता है। भारत सरकार 2023-24 से 2028-29 तक 5 सालों के लिए IBCA को 150 करोड़ रुपए की सहायता देगी, जिससे फंड तैयार होगा, जरूरी ढांचा बनेगा। आपको बता दें कि IBCA की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल 2023 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पर की थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर की बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए साझा प्रयास करना है। वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स के K2-18b नामक ग्रह के वायुमंडल में 2 खास गैसेज की खोज की है। इनके नाम हैं डाइमेथाइल सल्फाइड यानी DMS और डाइमेथाइल डिसल्फाइड यानी DMDS। ये पृथ्वी पर केवल जीवों, खासकर समुद्री सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी ये गैस समुद्री फाइटोप्लैंक्टन जैसे सूक्ष्मजीवों से निकलती हैं। यह ग्रह पृथ्वी से 124 लाइट ईयर दूर है और हैबिटेबल जोन में स्थित है, जहां पानी मौजूद हो सकता है। इसकी सतह पानी से ढकी हो सकती है और इसका वातावरण हाइड्रोजन युक्त है, जिसे हाइसिन वर्ल्ड कहा जाता है। ग्रह में पहले मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली थी। इन संकेतों से वहां माइक्रोबियल जीवन की संभावना जताई गई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि यह जीवन का प्रमाण नहीं बल्कि संभावित बायोसिग्नेचर है। दोबारा परीक्षण और रिसर्च जरूरी है ताकि यह पक्का किया जा सके कि यह जैविक प्रक्रिया से ही हुआ है या कोई कारण और है। गुजरात के सूरत में शुरू की गई दुनिया की पहली पर्टिकुलरेट मैटर ट्रेडिंग योजना ने प्रदूषण घटाने और उद्योगों की लागत कम करने में सफलता पाई है। यह योजना कैप एंड ट्रेड प्रणाली पर आधारित है, जिसमें कंपनियों को एक तय सीमा में प्रदूषण फैलाने की अनुमति दी जाती है और वे अतिरिक्त परमिट खरीद या बेच सकते हैं। इसमें 318 उद्योगों को रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना पड़ा। योजना में शामिल उद्योगों का कानून पालन 99% तक रहा, जबकि अन्य में यह केवल 66% था। शुरुआत में तय 280 टन प्रदूषण की सीमा को डेटा के आधार पर घटाकर 170 टन किया गया। योजना ने साबित किया कि भारत जैसे देश में भी बाजार आधारित नियंत्रण प्रणाली पुराने नियमों से बेहतर काम कर सकती है और कम खर्च में अधिक लाभ दे सकती है। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे तेज फ्लैश मेमोरी बनाई है, जिसका नाम पोक्सियाओ रखा गया है।
इसमें सिर्फ 400 पिकोसेकंड में डेटा मिटाने के साथ उसे दोबारा लिखा भी जा सकता है। यह ट्रेडिशनल फ्लैश मेमोरी से 1 लाख गुना तेज है। इसमें एक नई तकनीक 2D एनहांस्ड हॉट कैरियर इंजेक्शन का इस्तेमाल हुआ है, जिससे इलेक्ट्रॉन तेज गति से चलते हैं, जबकि पुरानी मेमोरी में समय लगता था। पोक्सियाओ एक चावल के दाने से भी छोटी है और इसे मेमोरी और कंप्यूटिंग के बीच की दूरी खत्म करने के लिए बनाया गया है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग में तेजी आएगी। अभी इसका प्रोटोटाइप केवल कुछ किलोबाइट डेटा स्टोर कर सकता है, लेकिन भविष्य में यह तकनीक पूरे स्टोरेज सिस्टम को बदल सकती है। यह अब तक की सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है। नवी मुंबई के सीवुड्स में स्थित डीपीएस वेटलैंड को महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने फ्लेमिंगो संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। यह 30 एकड़ में फैला है और ठाणे क्रीक रामसर साइट के पास है। यह एक ज्वारीय जल क्षेत्र है जिसमें मीठे और खारे पानी का मिश्रण होता है। यह क्षेत्र मध्य एशियाई मार्ग पर आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर फ्लेमिंगो के लिए। यहाँ ज्वार के पानी का प्रवाह दोबारा शुरू किया गया और काई हटाई गई, जिससे इसका पर्यावरण बेटर हुआ। यह बाढ़ और समुद्री पानी के खतरे से बचाने में भी मदद करता है। फ्लेमिंगो लंबे पांव और गर्दन वाले गुलाबी रंग के पक्षी होते हैं। भारत में पाए जाने वाले ग्रेटर फ्लेमिंगो को फोइनिकोप्टेरस रोसियस कहा जाता है। ये अपनी खास चोंच से पानी में से खाने को अलग करते हैं और मड नेस्ट्स यानी मिट्टी के घोंसले बनाते हैं। रूस ने जर्मनी को चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने टॉरस मिसाइलों से हमला किया तो इसे युद्ध में जर्मनी की सीधी भागीदारी माना जाएगा। टॉरस मिसाइल एक लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है जो हवा से छोड़ी जाती है। इसे जर्मनी और स्वीडन की कंपनियों यानी MBDA और सॉब बोफोर्स डायनेमिक्स ने मिलकर बनाया है। यह मिसाइल बंकर, पुल और कमांड सेंटर जैसे मजबूत ठिकानों को भी नष्ट कर सकती है। इसकी रफ्तार करीब 1170 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेद सकती है। इसमें 4 अलग अलग नेविगेशन सिस्टम हैं जो GPS और जैमिंग रोधी तकनीक से लैस हैं। यह केवल 35 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे इसे रडार भी नहीं पकड़ पाती। भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के कार्यालय द्वारा कराई गई एक स्टडी ने सुझाव दिया है कि सभी कोयला संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम लगाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। FGD सिर्फ उन संयंत्रों में लगे जो हाई सल्फर या इंपोर्टेड कोल यानी 0.5% से ज्यादा सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। भारत में 92% कोयला लो सल्फर है और देश की जलवायु और चिमनी की ऊंचाई से सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्वतः फैल जाती है, जिससे हवा पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। सभी संयंत्रों में FGD लगाने से जल की भारी खपत और 2030 तक 69 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बढ़ेगा, जबकि SO2 में मामूली कमी आएगी। IIT दिल्ली की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भी भारत में एसिड रेन बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि FGD से SO2 गैस 95% तक हटाई जा सकती है, लेकिन इसकी लागत, पानी की खपत और एनर्जी कंजम्पशन बहुत अधिक है। भारत सरकार ने साफ किया है कि 1 मई 2025 से पूरे देश में सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम लागू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। कुछ टोल प्लाजा पर ANPR फास्टैग बेस्ड बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसमें 2 तकनीकें होंगी। ANPR कैमरा जो गाड़ी की नंबर प्लेट को पढ़कर वाहन की पहचान करेगा और फास्टैग जो RFID टेक्नोलॉजी से टोल टैक्स को डिडक्ट करेगा। इस सिस्टम में वाहन बिना रुके टोल प्लाजा पार करेंगे और टोल टैक्स अपने आप कट जाएगा। अगर कोई भुगतान नहीं करता तो उसे ई-नोटिस भेजा जाएगा और फास्टैग सस्पेंड किया जा सकता है। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।